नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। इससे पहले दोस्तों हमने 3 पार्ट में यूथ कंपटीशन टाइम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके ग्रुप डी एनटीपीसी दोस्तों बनाई है, जिसमें हमने ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के दोस्तों चीज़ों को जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जाना है, क्वेश्चंस को जाना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें। मुझे पता है दोस्तों आप इसको अच्छे से देखें और समझें, ध्यान दें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्त ज्वालामुखी है। देखिए, आज के हम वीडियो में क्या करेंगे, वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम कॉन्टिनेंट्स यानी कुछ महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्त ज्वालामुखी है, तो ध्यान दीजिए। जापान में स्थित सुकुराजीमा, अंटार्कटिका में स्थित माउंट इरेबस, इटली में इटना, हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ। अब इसमें देखिए कि 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जापान में कौन सा ज्वालामुखी है, तो सुकुराजीमा है। अंटार्कटिका में कौन सा कौन सा आपका वोल्केनो है, माउंट इरेबस है। इटली में कौन सा है, तो इटना है। और हवाई द्वीप में स्थित कौन सा है दोस्तों, माउंट मोना लोआ है। अब इसके बारे में जरा अच्छे से जानेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए। हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ, ठीक है, ज्वालामुखी एक सुस्त ज्वालामुखी है, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है। अब देखिए, सुस्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं, सुस्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुस्त ज्वालामुखी के उदाहरण जैसे इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा एवं इंडोनेशिया का कोरोकाटोआ। ये कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, सुस्त ज्वालामुखी की श्रेणी में यानी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, तो आंसर दोस्तों क्या है आपका, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर का लाइट हाउस माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्ट्रोम्बोली के बारे में जरा अच्छे से जानेंगे हम लोगों ने। तो देखिए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी कि लाइट हाउस कहते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या है आपका, एक्टिव वोल्केनो है। मतलब इसमें निरंतर क्या होता है, विस्फोट होते रहता है। वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर मैग्मा निकलते रहता है। मैग्मा मतलब समझिए, देखिए दोस्तों क्या हुआ कि हमारा मान लीजिए क्या हमारा ज्वालामुखी है, इसके अंदर क्या मान लीजिए मैग्मा है। ये मैग्मा बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलते इस मैग्मा को कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, वो मैग्मा जो होता है बाहर निकलते उसको क्या नाम देते हैं, लावा नाम देते हैं। या वर्तमान में उद्भार हो रहा है को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव बोल उसको कहेंगे जिसमें समय समय पर क्या होता है, मैग्मा निकलते रहता है, विस्फोट होते रहता है। और उसको कहते हैं जिसमें कई वर्षों से आपका विस्फोट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अगर बात करेंगे भारत में कई सारे ज्वालामुखी हैं, लेकिन उनमें से एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ स्थित है, देखिए वो स्थित है आपका बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप पे। अब देखिए ध्यान दीजिए, समझेंगे इसके बारे में और अच्छे से। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ एक ज्वालामुखी फरवरी 2017 में फटा था। यह अंडमान निकोबार, ठीक है ना, किस द्वीप समूह में आते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, मतलब बैरन द्वीप पे ये ज्वालामुखी स्थित है, जो कि 2017 में इसमें विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, तो देखिए माउंट एटना ये ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी ये भी आपका ज्वालामुखी है। माउंट वेसुवियस ये भी आपका ज्वालामुखी है। लेकिन माउंट ब्लैक आपका ज्वालामुखी नहीं है। माउंट ब्लैक आल्पस मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला यानी कि माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज पर्वत वाला मतलब क्या होता है, जब कई सारे पहाड़ एक रेंज में एक श्रृंखला में होते हैं तो उनको माउंटेन रेंज कहते हैं। जैसे हमारे भारत में क्या है, हिमालयास। हमारे भारत में क्या हिमालयास है।
उसी प्रकार साउथ अमेरिका जो आपका महाद्वीप है उसमें एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दोस्तों कुछ मान लीजिए आपका साउथ अमेरिका जो कि इस प्रकार टोटल क्या हुआ फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हमारे भारत देश की दोस्तों, ठीक है, तो मान लीजिए भारत का नक्शा है तो ये पूरा ऐसे क्या हुआ है फैला हुआ है। तो माउंट ब्लैक एक ज्वालामुखी ना होकर क्या है पर्वतमाला माउंटेन रेंज है। इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए। माउंट एटना कहाँ का है, तो देखिए दोस्तों इटली का है। माउंट कोटोबैक्सी कहाँ का है, इक्वाडोर का है। और माउंट विसुवियस कहाँ का है, इटली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, मतलब कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुजियामा। फुजियामा का एक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। देखिए फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, साथ ही साथ ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी उद्गार हो सकता है। देखिए 3 प्रकार के ज्वालामुखी हमने समझा। एक आपके एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना, जो कि दोस्तों निरंतर उसमें विस्फोट होते रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिनमें कई सालों से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक आपका सुप्त ज्वालामुखी किसे कहेंगे, जिनमें कई सालों से ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो प्रस्तुत ज्वालामुखी का उदाहरण वो होते हैं, एक क्या है दोस्तों आपका फुजियामा क्या है, प्रस्तुत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें भविष्य में होने का संभावना है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी दोस्तों क्या है, माउंट कैमरून जो कि अफ्रीका में है, माउंट एटना इटली में है, ओजोस डेल सलाडो चिली में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, स्ट्रॉम्बेली दोस्तों भूमध्य सागर में है, मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में है, और माउंट ताल का है दोस्तों आपका फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टेमू मैसिव। टेमू मैसिव पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके बारे में जरा और अच्छे से जानेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला टेमू मैसिव 5 सितंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है। इससे पहले यह स्थान अमेरिका के हवाई द्वीप पर मौना लोआ, मतलब 2013 से पहले रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन था, तो आपका यूएसए का हवाई द्वीप का मोना लोआ ज्वालामुखी था। ओजोस डेल सेलाडो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली नामक देश की सीमा में स्थित है। विसुवियस पर्वत इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित परतदार ज्वालामुखी। अब देखिए विसुवियस पर्वत इटली के नेपल्स की खाड़ी, ठीक है ना, नेपल्स बे ऑफ नेपल्स में स्थित परतदार ज्वालामुखी, जिसमें क्या परत दर परत। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन। मतलब 90 ईस्ट, देखिए क्वेश्चन अगर आता है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ का है तो आपका हिंद महासागर का है। इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। देखिए 90 ईस्ट रिज एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह रिज पूर्वी गोलार्ध में लगभग 90 मेरिडियन के समांतर स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर के पश्चिमी हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है और निकोबार फैन खाड़ी को बंगाल के खाड़ी से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कहाँ, यूएसए में स्थित है माउंट सेंट हेलेना। माउंट सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। यहीं पर 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। वर्तमान में यहाँ करीब 4000 लोग निवास करते हैं। कहाँ, माउंट सेंट हेलेना, जो कि कहाँ है आपका यूएसए का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
समुद्री वातावरण एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंधिक रूप से गर्म होता है। तो देखिए अल नीनो, अल नीनो क्या है दोस्तों, आपका एक समुद्री वातावरण है जिसमें जलवायु स्थिति का संदर्भित करता है, इसके परिणाम जल निकाय आवंधिक रूप से गर्म होता है। इसके बारे में ध्यान देंगे। देखिए प्रशांत सागर के भूमध्य क्षेत्र के उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में 5 या 10 सालों के अंतराल में घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्यतः समुद्र में गहराई से ऊपर आने वाला जल अपने साथ काफी मात्रा में मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ लाता है। यह क्रिया अल नीनो के कारण रुक जाती है और मछलियां मरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पवनों के सही प्रकार है? देखिए सी व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय स्टर्लिस। ठीक है, देखिए भूमंडलीय या ग्रहीय पवने ऐसी पवने होती है जो वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। मतलब भूमंडलीय या ग्रहीय पवने एक ही दिशा में बहती हैं। वे पृथ्वी पर ऊष्मा एवं आर्द्रता के संतुलित वितरण के निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने की होती है। व्यापारिक पवन में उपोषण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर प्रभावित होती है। पछुआ पवने उपोषण उच्च वायु दाब कटिबंध से ध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध के मध्य दोनों गोलार्धों में चलती है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवामन पवनों के ध्रुवीय पवने कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जरा दोस्तों ऊपर हो गया, इसको नीचे करते हैं। हाँ, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम। अब देखिए एटमॉस्फेयर जो हमारा है, वायुमंडल है, उसके कई सारे लेयर्स यानी परत है। तो देखिए कैसे है, क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। देखिए इंग्लिश में भी जानेंगे सबको, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? देखिए क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, ताप मंडल मतलब थर्मोस्फियर है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल की मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं हैं आंधी, तूफान, बादलों की गरज, बिजली कड़क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो डी क्षोभ मंडल। मतलब पृथ्वी की पृथ्वी है, उसके करीब सबसे बड़ा सबसे करीब जो लेयर है परत, उसको क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। ठीक है ना। क्षोभ मंडल वायुमंडल सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है तथा ध्रुवों के निकट यह 8 किलोमीटर विषुवत वृत्त पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। इस भाग में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है तथा मौसम परिवर्तन इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो देखिए हवा के दबाव को कहा जाएगा वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। मतलब हवा के द्वारा जो दाब लगे उसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उससे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इससे बैरोमीटर, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की ऐसा इकाई क्या होती है? बार होती है। अब देखिए एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 का पावर 5 पास्कल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पर्यावैगनी विकिरणों की पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में रोकती है। तो कौन रोकता है दोस्तों? आपका स्ट्रेटोस्फीयर। कौन रोकता है? स्ट्रेटोस्फीयर रखता है। स्ट्रेटोस्फीयर भाई हमारा क्या होता है? ओजोन का परत होता है, लेयर होता है, जो कि आने से यूवी रे, जैसे सूर्य होता है, सूर्य से बहुत खतरनाक रेज निकलती है, उन रेस को कहते हैं यूवी रेस यानी पराबैंगनी इंग्लिश में कहेंगे अल्ट्रा वायलेट कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है ना। इन रेस से, इन किरणों से हमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो ये
किस कहाँ कौन सी परत में बचाती है, तो देखिए ओजोन परत बचाती है, जो कि कहाँ है आपका स्ट्रेटोस्फीयर पे मौजूद है, यानी कि समताप मंडल पे। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति सूरज से निकलने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब देखिए ओजोन गैस का फॉर्मूला, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है क्या दोस्तों, जब ऑक्सीजन पृथ्वी से निकलकर जब कहाँ जाता है, आपका समताप मंडल पे जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दो अलग अलग एटम्स में टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है तो दूसरा ऑक्सीजन इसको क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, तो O2 व O मिल के क्या बन जाते हैं दोस्तों, आपका O3 बन जाते हैं, जो कि ओजोन। अब याद रखिएगा कि ओजोन जो गैस है ये बहुत ही हमारे लिए विषैला गैस है, हानिकारक है, लेकिन जब ये धरती के ऊपर जब परत के रूप में हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए बहुत दोस्तों मेहनत का काम करता है और हमें बहुत हानिकारक बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो देखिए आपको पता है दोस्तों हमारे वातावरण टोटल 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है आपका ऑक्सीजन, और 1% जो बचा उसमें अन्य गैस है, जिसमें आपका आर्गन है, आपका फिर से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी कई प्रकार के गैस है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों के प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78.03 मतलब 78% लगभग, ऑक्सीजन 20.9 मतलब 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि गैसें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस, दुर्लभ एक तो भैया दुर्लभ है, लेकिन सबसे ज्यादा मौजूद कौन सी है, तो आपका आर्गन जो कि 0.93% है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रकृति में उपस्थित वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस है। इसकी खोज विलियम रैमसे ने की है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में कर भरने में किया जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का तुरंत ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। मतलब बल्ब में कौन सा गैस होता है, आर्गन। देखिए आर्गन के साथ नियॉन भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है आपका मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल का अध्ययन मीटियोरोलॉजी, जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध इकोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन दोस्तों आपका एंथोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन होता है आपका सौरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है। तो देखिए सी, आयन मंडल के हेल्प से क्या होता है, रेडियो का संचार संभव होता है। रेडियो का संचार वायुमंडल के आयन मंडल परत से संभव होता है, क्योंकि आयन मंडल अनेक आयनित कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रकाश संकेत का परावर्तन संभव होता है, जिससे प्रकाश संकेत या ध्वनि संकेतों को पुनः प्राप्त करके रेडियो द्वारा प्रसारण किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, आप बस सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।